अगला क्वेश्चन देखो। दे आर मच ओल्डर देन हिम। यू आर एज टॉल एज मी। ये दो सेंटेंस देखो। अब यहां देखो समझना, ये जो हमने एज टॉल एज यूज किया ना स्ट्रक्चर, ये एक स्ट्रक्चर से हम सिमिली कहते हैं। एज टॉल एज विच, मतलब जो भी इस तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं सिमिलरिटी शो करने के लिए लिखे जाते हैं। तो जो एज टॉल एज हमने लिखा ना, इसके बाद जो मी लिख रहे हैं, इस मी और इस सब्जेक्ट यू में सिमिलरिटी शो की जा रही है कि दोनों टॉल हैं और इक्वल टॉल है। अच्छा, यहाँ पर जो हमने ओल्डर देन लिखा है, कंपेरेटिव डिग्री है। अब हम देख रहे हैं कंपेरेटिव डिग्री के बाद हमने हिम लिखा, तो अगर हम हिम लिख रहे हैं तो इसका किसी न किसी से कंपेरिजन भी कर रहे होंगे। इसका कंपेरिजन दे से हो रहा है। अब ये दे सब्जेक्ट है, अगर इससे कंपेयर कर रहे हो तो ये भी सब्जेक्ट ही होगा, तो ही। अच्छा, अब इस मी की हम सिमिलरिटी शो कर रहे हैं यू से, यू सब्जेक्ट है। अगर यू सब्जेक्ट है और उससे सिमिलरिटी शो कर रहे हो तो जिसकी सिमिलरिटी शो कर रहे हो वो भी सब्जेक्ट ही होगा, आई। तो अगर हम कभी भी कंपेयर करें नाउन्स को तो उनके सेम केसेस का कंपेरिजन होता है। मतलब नॉमिनेटिव नॉमिनेटिव से कंपेयर किया जाता है, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव से कंपेयर किया जाता है। तीसरा एग्जांपल देखो। थर्ड एग्जांपल हमने लिखा, शी इज सीनियर टू ही। दूसरा हमने लिखा, दे आर वाइज लाइक शी। अब देखो, ये जो दोनों हमने सेंटेंस लिखा है ना, शी इज सीनियर टू ही, दे आर वाइज लाइक ही, शी। अब ये जो हमने ही लिखा है या शी लिखा है, इनकी भी हम सिमिलरिटी शो कर रहे हैं दे से जो सब्जेक्ट है और सी से जो कि सब्जेक्ट है। लेकिन इस बार हम सिमिलरिटी शो करने के लिए कोई कंपेरेटिव डिग्री या देन या एडवर्ब नहीं यूज कर रहे। इस बार हम यूज कर रहे हैं प्रिपोजिशन, टू, लाइक। अब लाइक और टू दोनों प्रिपोजिशन होते हैं। अब प्रिपोजिशन के बाद में जो वर्ड लिखे जाते हैं उसके ऑब्जेक्ट होते हैं। ऑब्जेक्ट हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में लिखा करो, चाहे वो सब्जेक्ट का हो, चाहे मतलब चाहे वर्ब का हो, चाहे प्रिपोजिशन का। तो इसको हर लिखो। तो अगर हम कभी सिमिलरिटी शो करते टाइम किसी नाउन या प्रोनाउन को प्रीपोजिशन के साथ लिखेंगे तो हमेशा उसको ऑब्जेक्टिव केस में लिखना, सिमिलरिटी जिससे चाहे शो की जा रही हो। और इसी बात को समझने के लिए एग्जांपल और लिख लेना, एवरीवन बट ही हैज agreed with us। दूसरा, दूसरा इट इज अ मैटर बिटवीन यू एंड दे। अब हमने लिखा एवरीवन बट ही हैज एग्रीड विद अस एंड इट इज अ मैटर बिटवीन यू एंड दे। अब देखो, ये जो एवरीवन हमने लिखा ना, ये टोटल है और ही इसका पार्ट है, ठीक है। अच्छा, अगर हम यहाँ पे बट ये वर्ड लिख रहे हैं तो ये बट क्या कर रहा है, इन दोनों को रिलेट कर रहा है। रिलेट करना काम इंग्लिश में प्रीपोजिशंस का होता है। अब वैसे तो बट कंजंक्शन भी होता है, लेकिन जब बट कंजंक्शन होता है तो इसका मतलब होता है येट और स्टिल। तब इसका मतलब होता है येट और स्टिल। लेकिन ये प्रीपोजिशन भी होता है, रिलेशन शो करता है वर्ड्स के। जब ये प्रीपोजिशन होता है तो इसका मतलब होता है एक्सक्लूडिंग। अब अगर सेंटेंस में बट का मतलब एक्सक्लूडिंग होता है, ये प्रीपोजिशन होता है, और अगर इसका मतलब येट स्टिल होता है, कंजंक्शन होता है। फिलहाल में इस सेंटेंस में ये प्रीपोजिशन है। अगर ये प्रीपोजिशन है तो इसके बाद जो हम ही लिख रहे हैं वो तो इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट हो गया तो उसको ऑब्जेक्टिव केस में लिखो हिम। और वो जो हैज अग्रीड वर्ब है उसका सब्जेक्ट एवरीवन है, ध्यान रखना।
उसके बाद में बट तो चलो कहीं कंजंक्शन होता है, कहीं प्रिपोजिशन होता है, लेकिन ये जो बिटवीन है ये तो हर जगह ही प्रिपोजिशन होता है। तो अगर ये हर जगह ही प्रिपोजिशन होता है तो इसका मतलब ये जो दे और यू है ये इसके ऑब्जेक्ट हैं। अब यू का नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव तो सेम होता है, लेकिन दे का नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव सेम नहीं होता है, इसका ऑब्जेक्टिव देम होता है। तो हमें इसे लिखना पड़ेगा एवरीवन बट हिम हैज अग्रीड विद अस एंड इट इज अ मैटर बिटवीन यू एंड देम। तो प्रेपोजिशंस के बाद में कोई भी नाउन या प्रोनाउन लिखोगे तो उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और अगर वो प्रोनाउन है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस में लिखना। ऑब्जेक्टिव केसेस क्या होते हैं वो पता चल गया। खैर फिर से वही कंपैरिजन वाली बात पे वापस आते हैं। अब देखो हमने एक 7th क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे। ही नोज यू बेटर देन मी और बेटर देन आई। ही नोज यू बेटर देन मी और बेटर देन आई। अब देखो ये जो हमने मी लिखा है ना और ये आई लिखा है, यहाँ पे है क्या, ये जो हमारी वर्ब है नोज, इसका साथ सब्जेक्ट है इसका ही और ऑब्जेक्ट है यू। अच्छा इनमें क्या था कि इन वर्ब्स में हमारे पास सब्जेक्ट था ऑब्जेक्ट नहीं था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट भी है ऑब्जेक्ट भी है। अगर हम ऑब्जेक्ट से कंपैरिजन करेंगे तो हमें मी लिखना पड़ेगा, सब्जेक्ट से कंपैरिजन करेंगे तो आई लिखना पड़ेगा। तो इसका मतलब अगर हम मी लिखेंगे तो भी सेंटेंस सही होगा, आई लिखेंगे तो भी सही होगा। तो इस सिचुएशन में मी आई कुछ भी लिखा होगा उसको सही समझना। और देखो समझ लेना, अगर हम यहाँ पे मी लिखेंगे तो हमें ये मानना पड़ेगा कि दो ऑब्जेक्ट हैं। ही जो है वो एक ही सब्जेक्ट है, वो दो लोगों को जानता है, यू को और मी को। यू को बेटर जानता है, मी को उतना अच्छा नहीं जानता। आई लिख देंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमारे पास ऑब्जेक्ट एक ही है और सब्जेक्ट दो है, मतलब दो लोग हैं उसे जानने वाले यू को, एक ही जानता है एक मैं जानता हूं, लेकिन ही अच्छा जानता है। तो इस सिचुएशन में मी आई कुछ भी लिखोगे सही हो जाएगा। 8th सेंटेंस देखो, शी कैन स्पीक इंग्लिश बेटर देन हिम और ही। अब देखो शी सब्जेक्ट है, इंग्लिश ऑब्जेक्ट है। अगर हम हिम का कंपेरिजन ऑब्जेक्ट से करेंगे तो मतलब अगर इंग्लिश से करेंगे तो हिम लिखना पड़ेगा और सी से करेंगे तो ही लिखना पड़ेगा। तो इस सेंटेंस में भी हमारे पास सब्जेक्ट और वर्ब ऑब्जेक्ट दोनों ही है, लेकिन हमें पता है इस बार कंपैरिजन जो है वो ऑब्जेक्ट से हो नहीं सकता, क्योंकि ऑब्जेक्ट है लैंग्वेज और वो है पर्सन। पर्सन और लैंग्वेज का तो कंपैरिजन आपस में होगा नहीं, तो हिम गलत है और केवल ही सही है। तो ऑब्जेक्ट लिखने का मतलब ये भी नहीं कोई भी अनाप शनाप ऑब्जेक्ट लिख दोगे, ऑब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए जो कंपेरेबल हो, जिसके साथ में कंपेरिजन हो पाए। 9th क्वेश्चन देखो, ही कैन finish this job earlier than you. He can finish this job earlier than you. अब देखो इस सेंटेंस में ही सब्जेक्ट हो गया, दिस जॉब ऑब्जेक्ट हो गया, देन के बाद हमने यू लिख दिया। अब हम यू को अगर लिख रहे हैं तो इसका किसी न किसी से कंपेरिजन भी कर रहे होंगे। अच्छा बाकी प्रोनाउंस के साथ देखो क्या होता है, अगर हमने आई लिखा तो ये पता चल जाता है कंपेरिजन सब्जेक्ट के साथ है, मी लिखा तो ऑब्जेक्ट के साथ है। उसी तरीके से वी लिखा तो कंपेरिजन सब्जेक्ट के साथ है, एस लिखा तो ऑब्जेक्ट के साथ है। ही लिखा तो कंपेरिजन सब्जेक्ट के साथ है, हिम लिख दिया तो ऑब्जेक्ट के साथ है। यू के केस में क्या होता है, यू का नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव होता है सेम। तो अगर यू का नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव सेम होता है तो फिर हमें जानना पड़ेगा इस यू का हम कंपैरिजन किसके साथ कर रखते हैं, क्योंकि इसको मिस इंटरप्रेट किया जा सकता है। ऐसा भी माना जा सकता है इसका कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से हो रहा है जॉब से, लेकिन हमें पता है कि अगर हम इसका कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से करेंगे तो मीनिंग होगा इलॉजिकल। अब मीनिंग की बात तो तब जब आदमी इतना समझदार हो ये बात सोच पाए, ठीक है। तो अब अगर हम ऐसे लिख देंगे यू तो ये क्लियरिटी नहीं आएगी, ये सेंटेंस एम्बिगुअस मीनिंग कन्वे कर रहा है, और लोग जो इसको मिस इंटरप्रेट करने वाले हैं वो इसको ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि दिस जॉब से कंपेरिजन हो रहा है, कि ही जो है वो जॉब को भी फिनिश कर सकता है, यू को भी कर सकता है, जॉब को पहले करेगा ही को बाद में फिनिश करेगा यू को। तो ये मीनिंग गलत है। ऐसी सिचुएशन में जब कोई कंफ्यूजन हो यू के केस को लेकर तो यू के साथ में हेल्पिंग और लिखा करो।
हेल्पिंग और लिख देने से क्लियर हो जाता है कि वो जो यू हमने लिखा वो नॉमिनेटिव केस का है ना कि ऑब्जेक्टिव केस का। अब कैन लिख देंगे तो कंफर्म हो जाएगा कि वो ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट होता है तो उसके बाद हेल्पिंग और नहीं आती। बेटा एक तो तुम इंग्लिश यहाँ पढ़ रहे हो, दूसरा मैं पढ़ा रहा हूँ, तब तुम ये बात सोच रहे हो ना। नहीं तो लोग इंग्लिश पढ़ने पढ़ाने वाले सोचते हैं वो तो सही गलत ना ना ना, बात तो सुनो मैं जो कह रहा हूँ, वो सही गलत मानते हैं, उनको खुद समझ में नहीं आएगा, दूसरे को गलत कहेंगे। तो मिस इंटरप्रेट करने का स्कोप तो हमेशा बना रहता है ना। है, तुमने ये बात सोच ली क्योंकि तुम इंग्लिश इस तरीके से पढ़ते हो या तुम्हें इस तरीके से पढ़ाई जाती है, सबको नहीं इस तरीके से पढ़ी पढ़ाई जाती ना। वो तो जो उसने अपना देख लिया अपने ही सही मानेगा। हाँ, तो हमने वहां पे केस भी तो फिर वैसा लिखा बेटा। हाँ, इंग्लिश से कंपेयर नहीं कर रहे हो तो क्या मी लिख दोगे, हिम लिख दोगे, और बाद में कह दोगे कंपेरिजन हिम से नहीं हो रहा होगा, तो उसके अकॉर्डिंग केस भी तो यूज करोगे। फिर तुम लोग सोचते समझते नहीं हो क्या कि गर्मी चढ़ जाती है दोपहर में तुम्हारे। अगला क्वेश्चन देखो, यही बताएगा आंसर है। इधर आप, प्लीज ऑफर दिस सीट टू समवन। सब्जेक्टिव होके पढ़ना छोड़ दो यार, ऐसे नहीं होता कुछ। जब तक सब्जेक्टिव रहोगे तो पढ़ना पढ़ाना सब जीरो ही हो जाएगा लास्ट में। प्लीज ऑफर दिस सीट टू समवन हु नीड्स इट मोर देन यू। केरला में एक ने दूसरे को गोली मार दी, और किस बात पे मार दी पता? दोनों अच्छे दोस्त थे, एक ऑटो चलाता था, एक की कोई दुकान उकान रही होगी। शाम को दोनों बैठे और दारू पी रहे थे। तो उनमें से दोनों दोस्त थे, पुराने दोस्त थे। उनमें से एक ने इंग्लिश में कोई सेंटेंस कहा। अच्छा, दूसरे ने कहा कि जो तू बोला है ना ग्रामेटिकली गलत है। तो उसने बोला नहीं ग्रामेटिकली सही है। उसने कहा नहीं गलत है। आपस में दोनों की जिरे हो गई। अब पिए थे, सेंस कितना साथ देगा। ठीक है, तो उसमें से एक ने दूसरे को मार दिया। बताओ, लोग किस आला दर्जे के हिले हुए हैं। ठीक है, तो हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए, अपनी तरफ से फुल प्रूफ काम करो, बाकी अपनी ऐसी तैसी करे, और क्या, ऐसे ही ले। जो गलत समझता है वो पता है पहले दूसरे पे उंगली उठाता है, ये खासियत होती है लोगों की। जिसका अपना दिमाग कट जाएगा ना, वो ये थोड़ी मान पाएगा, जान ही नहीं पाएगा कि मेरा दिमाग कट गया। जान ही जाएगा तो वो सीख जाएगा, सुधर जाएगा कभी ना कभी। तो जिसका अपना कट जाता है ना दिमाग, वो जान ही नहीं पाता कि मेरा दिमाग कट गया है। उसको ये लगता है सब पगला गए हमारे अड़ोस पड़ोस के। ठीक है, ये होता है। तो ये स्कोप क्यों लेना अपना, उसको सही करके चलो। ये देखो सेंटेंस कभी पढ़ा? हाँ, ये पढ़ा कभी? मेट्रो में, ये मेट्रो में लिखा होता है। क्या यही लिखा होता है जो लिखा गया है, कुछ और लिखा होता है वहां? हाँ, यूट्यूब लिखा होता है। वो कह रहा है नहीं लिखा होता, पीछे बैठा नहीं लिखा होता। हाँ, ये पगला है। अब देखो यहाँ पे, इससे पहले का सेंटेंस अगर हम छोड़ दें, अगर केवल रिलेटिव क्लॉज को देखें, अरे ये सब विपक्षी दलों की चाल है। नेताओं का यही डायलॉग होता है ना, गड़बड़ करेंगे खुद, अब पकड़े जाएंगे तो कह देंगे विपक्षी दलों की चाल है, पकड़वा दिया। कितने बेशरम से। ये हु सब्जेक्ट है, इट ऑब्जेक्ट है। हु का मतलब है वो पर्सन, और इट का मतलब है सीट। अब हमने मोर देन यू लिख दिया, इसका मतलब हम यू को कंपेयर कर रहे हैं। अब हम यू का कंपेरिजन किससे कर रहे हैं हमें बताना पड़ेगा। अब जिस तरीके से मिस इंटरप्रिटेशन यहाँ पे हो रहा था, यहाँ भी हो सकता है। अगर हम ये मान लें यू का कंपेरिजन हु से हो रहा है, तो इसका मतलब हमें मानना पड़ेगा दो सब्जेक्ट है, मतलब दो पर्सन है जिनको सीट की जरूरत है, एक को ज्यादा जरूरत है, तो हम कह रहे हैं कि जिसको ज्यादा जरूरत है उसे दे दो। अगर हम मान लें कि नहीं, यू का कंपेरिजन हु से नहीं इट से हो रहा है जो कि ऑब्जेक्ट है, तो हमें यह मानना पड़ेगा पर्सन एक ही है, उसको दो चीजों की जरूरत है, उसे सीट की भी जरूरत है, तुम्हारी भी जरूरत है। सीट की जरूरत उसे ज्यादा है। तो मतलब सीट की जरूरत उसे ज्यादा है तो सीट उसे दे दो। और हमें पता है वाहियात मीनिंग है। लेकिन अब समझदार आदमी समझेगा ना, बेवकूफ तो ये बात समझा नहीं पाओगे ना, तो उसके लिए डू लिखना पड़ेगा। तो डू लिख देने से फिर बहुत ही हिला हुआ है तो वो अभी मिस इंटरप्रेट कर ले। नहीं तो अब कोई वैसे गुंजाइश गलत समझने की बची नहीं है। जब यू डू लिख दोगे तो कंफर्म हो जाएगा कि वो सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं है, और इसका कंपेरिजन हु से करो ना कि इट से। लिखा होता है मेट्रो में डू की नहीं लिखा होता? लिखा होता है। ध्यान से, अगर जिसने ध्यान नहीं दिया आपके बाद देना, तो लिखा होता है। अगला क्वेश्चन देखो, यू कैंट
चीट हिम, बातें मत कर, लाइक यू डिड विद हिज फ्रेंड्स। अब ये सेंटेंस एक बार सही करो, यू कांट चीट हिम लाइक यू डिड विद हिज फ्रेंड्स। ये यू जो हमने लिखा है ये नॉमिनेटिव केस में या ऑब्जेक्टिव केस में, देखो तो एक बार, ये यू नॉमिनेटिव केस का है या ऑब्जेक्टिव केस का? अब यहीं पे कॉमन सेंस फिर यूज करना पड़ता है, लाइक देखोगे या प्रेडिकेट देखोगे हिले हुए। अब देखो हमने इसके अंदर प्रेडिकेट लिख रखा है, अगर प्रेडिकेट लिख रखा है ना तो ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। ये ऊपर बातें क्यों समझाएंगे, इसीलिए समझाएंगे ये सेंटेंस पकड़ में है। अब ये जो यू हमने लिखा है इसके बाद हमने प्रेडिकेट लिख रखा है, अगर हम इसके बाद प्रेडिकेट लिख रखा है तो ये हमारा सब्जेक्ट है। अब दिक्कत है कि अगर ये सब्जेक्ट है तो लाइक के बाद क्यों लिखा, इसके बाद तो ऑब्जेक्टिव के साथ है, ये प्रीपोजिशन है, तो या तो इसको ऑब्जेक्ट मानो जो कि माना नहीं जा सकता क्योंकि प्रेडिकेट लिखा हुआ, तो फिर हटाओ इसे, एज लिखो। तो हम इसको लिख देंगे एज, यू कांट चीट हिम एज यू डिड विद हिज फ्रेंड्स। अब देखो ये एज और लाइक दोनों सिमिलरिटी शो करने के लिए लिखे जाते हैं, लेकिन जो एज होता है ना ये एडवर्ब होता है, लाइक प्रीपोजिशन होता है। तो एज के बाद तो हम जरूरत, एज कंजंक्शन भी होता है वैसे, और लाइक केवल प्रीपोजिशन होता है, सिमिलरिटी दोनों ही शो करते हैं। तो एज हमारा कंजंक्शन भी है, प्रेपोजिशन भी है, और बाकी एडवर्ब भी होता ही है। तो एज के बाद तो हम नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव अपनी जरूरत के हिसाब से कोई भी केस लिख देंगे, लेकिन लाइक प्रिपोजिशन है उसके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा। तो यहां पे हमें पता है कि ऑब्जेक्टिव केस लिखा नहीं जा सकता क्योंकि प्रेडिकेट लिखा हुआ है, तो लाइक हटाओ, एज लिख दो, एज यू डिड विद हिज फ्रेंड्स। और जब ये बात समझ में आ जाए तो दो छोटे छोटे क्वेश्चन और देखना। ही laughs dash his father, he looks dash his father। अब देखो ये जो ब्लैंक्स फिल करने हैं इनके लिए ऑप्शन हमारे पास है जो लाइक है, he laughs dash his father, he looks dash his father। अब देखो ये लुक है हमारी लिंकिंग वर्ब, लाफ है एक्शन वर्ब, लाफ एक्टिविटी है, लुक एक्टिविटी नहीं है, स्टेट है, तो ये लिंकिंग वर्ब है, एक्शन वर्ब है। अब चूंकि लिंकिंग वर्ब है तो उसका एडवर्ब तो आने से रहा, तो एज ऑप्शन खत्म हो गया, लाइक आंसर हो गया। अच्छा ये एक्शन वर्ब है तो इसके बाद चाहे एज लिखो चाहे लाइक लिखो, दोनों में से कोई भी सही है। तो ही लाफ्स लाइक हिज फादर, ही लाफ्स एज हिज फादर, बोथ आर करेक्ट। ही लुक्स एज हिज फादर गलत हो जाएगा, लुक लिंकिंग और इसका एडवर्ब आएगा नहीं, तो लाइक लिखना, ही लाफ्स लुक्स लाइक हिज फादर। ये बात समझ में आएगी तो एक एग्जांपल और भी देखना। ही इज वर्किंग हार्ड डैश यू, ही इज, हाँ हाँ, अबे तो चुप बैठने तो पिट जाएगा आज बेमतलब में, तुम पीछे का सब चबाते जा रहे हो, आगे भागते जा रहे हो। अब दिक्कत ये है कि हम समेटना नहीं जानते, हम आगे बढ़ते रहते हैं, पीछे वाला भूलना नहीं होता ना बेटा। ज्यादा पढ़ने का मतलब ये थोड़ी होता जो पहले पढ़ लिया वो भूल जाओगे, आगे भागने के चक्कर में इतना भाग गया पुल ही खत्म हो गया नीचे गिर जाके। अब देखो ही इज वर्किंग हार्ड, इज हार्ड वर्किंग, ये दोनों हमने लिखे हैं। अब ये जो वर्किंग हार्ड है ना ये हमारी वर्ब है, वर्क हार्ड वर्ब होती है, उसकी कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक है, और इज हेल्पिंग वर्ब है। अच्छा हार्ड वर्किंग अगर अब तक तुम्हें ध्यान रहा हो तो हमने मॉडल्स में पढ़ा था कि एडजेक्टिव होता है, हार्ड वर्किंग का मतलब होता है डिलीजेंट, तो ये एडजेक्टिव है तो इज वर्ब हो गई। अब इस वर्ब है और ये लिंकिंग वर्ब है, चूंकि लिंकिंग वर्ब है तो एडवर्ब का तो ऑप्शन खत्म, लाइक, ही इज हार्ड वर्किंग लाइक यू। अच्छा इज हेल्पिंग वर्ब है, वर्किंग हार्ड मेन वर्ब है, एक्शन वर्ब होती है, तो एज लाइक जो चाहे लिखो, इधर इज करेक्ट। तो अगर हम ऐसे लिख दें ही इज वर्किंग हार्ड एज यू तो भी सही है, ही इज वर्किंग हार्ड लाइक यू तो भी सही है। तो ये अपना ध्यान देना, लाइक जो होता है ना ये प्रीपोजिशन होता है, इसका यूज ऑब्जेक्टिव के इसके साथ करना, ठीक है।
एज एडवर्ब होता है, उसको लिंकिंग के बाद अवॉइड करना। हरिओम। एक 16th क्वेश्चन में आ जाओ, देख ही लेते हैं। 16th क्वेश्चन में हमने लिखा एनिमल्स लाइक बर्ड्स, एनिमल्स लाइक बर्ड्स कैंट फ्लाई। ये सेंटेंस। अब देखो वो जो क्वेश्चन है ना हमारा 16, उसको समझने के लिए दो छोटी छोटी बातें समझना पहले यहां से। ही लाइक यू डज नॉट स्मोक। दूसरा, ही डज नॉट स्मोक लाइक यू। अब देखो ये जो हमारा सेंटेंस है ना, इसका प्रेडिकेटेड डज नॉट स्मोक, और इस डज नॉट स्मोक प्रेडिकेट का जो सब्जेक्ट है वो ही है। तो इसका मतलब ये जो ही है ये तो स्मोक नहीं करता। अच्छा, उसके बाद में हमने लाइक प्रिपोजिशन का तो उसका ऑब्जेक्ट लिखा लाइक यू। अब अगर हम लाइक प्रिपोजिशन के ऑब्जेक्ट को नेगेटिव वर्ब से पहले लिखें तो वो सब्जेक्ट का और लाइक प्रिपोजिशन के ऑब्जेक्ट की सिमिलरिटी शो करता है। सिमिलरिटी का मतलब ही तो स्मोक नहीं करता, लेकिन ये करता यू भी नहीं है, मतलब ये सेम इफेक्ट इन दोनों के लिए वैलिड हो गया। तो इसका मतलब हमें ये मानना पड़ेगा यू डोंट स्मोक इधर, यू डोंट स्मोक इधर, कि ही तो स्मोक नहीं करता, वो तो हमारे प्रेडिकेट का सब्जेक्ट ही है, लेकिन करता यू भी नहीं है। तो ये सिमिलरिटी हो गई दोनों की। अच्छा, अगर हम लाइक प्रिपोजिशन के ऑब्जेक्ट को नेगेटिव वर्ब के बाद लिख दें तो फिर वो डिफरेंस हो जाता है। डिफरेंस का मतलब ही स्मोक नहीं करता लेकिन यू करता होगा, तो इसका मतलब हमें ये मानना पड़ेगा बट यू डू, बट यू डू। तो जब हम किसी नेगेटिव वर्ब के साथ में लाइक प्रिपोजिशन का यूज करते हैं तो उसकी पोजीशन जो होती है वो सेंटेंस का मीनिंग बदल देती है। नेगेटिव वर्ब से पहले लिखोगे तो लाइक सिमिलरिटी शो करेगा, बाद में लिखोगे तो डिफरेंस शो करेगा। तो फर्स्ट सेंटेंस का मतलब ये है कि ही और यू दोनों में से कोई भी स्मोक नहीं करता। बाद वाले का मतलब ये है कि ही स्मोक नहीं करता, यू करता है। अब जब वो बात समझ में आ गई तो इधर आ जाओ। ये जो हमने लिखा है एनिमल्स लाइक बर्ड्स कांट फ्लाई, यहाँ पे हम क्या शो कर रहे हैं? एनिमल्स और बर्ड्स की सिमिलरिटी है डिफरेंस? ये तो डिफरेंस है। एनिमल्स फ्लाई नहीं कर पाते लेकिन बर्ड्स तो कर ही रहते हैं, तो ये सिमिलरिटी नहीं, इन दोनों की डिफरेंस है। अगर डिफरेंस है तो गलत जगह लिख दिया, इसे यहाँ ले आओ। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे एनिमल्स कांट फ्लाई लाइक बर्ड्स। अच्छा, जब हम लिख देंगे एनिमल्स कांट फ्लाई लाइक बर्ड्स तो इसका अंडरस्टूड मीनिंग क्या हो जाएगा? बट बर्ड्स कैन। तब इसका मतलब हो जाएगा बट बर्ड्स कैन। अच्छा, अगर पहले लिखा रहने देंगे जहां पे लिखा हुआ है तो इसका मतलब हो जाएगा बर्ड्स कांट फ्लाई इधर। लेकिन हमें पता बर्ड्स कैन फ्लाई, एनिमल्स कांट फ्लाई, तो हमें डिफरेंस शो करना है। तो अगर डिफरेंस शो करना है तो नेगेटिव वर्ब के बाद लिखो इसे, एनिमल्स कांट फ्लाई लाइक बर्ड्स। अगला क्वेश्चन देखो। फादर डिड नॉट लाइक मी गोइंग टू द सिनेमा। अब देखो वो जो हमारा सेंटेंस है ना इसमें लाइक वर्ब है, ठीक है। एक बात देखो तो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या होगा? फादर डिडंट लाइक, क्या पिताजी को पसंद नहीं था? मी या गोइंग टू सिनेमा? क्या पता मी ही ना पसंद हो। हाँ, हो सकता है ऐसा? ऐसा नहीं। क्या कभी ऐसा होता है कि पेरेंट्स को बच्चे पसंद ना हो? हाँ, होता है कभी ऐसा कि पेरेंट्स को अपने बच्चे पसंद ना हो? वो पड़ोसी तेरा ना कर रहा है तो ससुर हाँ कर रहा है। हैं? देखो
रेयर मामला हो तब तो अलग बात है, ठीक है। केस ही अलग हो तब तो क्या नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा जनरली होता नहीं है। पेरेंट्स को अपना बच्चा तुषार कपूर होगा, रणबीर कपूर नजर आएगा, ये होती है, मतलब कहानी ये होती है। हाँ, गया गुजरा बिल्कुल होगा, लेकिन नजर वो सुपरमैन आएगा, ये सुपरमैन आ गया। तो ऐसा जनरली होता नहीं है कि पेरेंट्स को बच्चे पसंद ना हो, अपने बच्चे सबको ही पसंद होते हैं, वो कैसे भी हो, वो अलग बात है। ये तो मोह होता है, ठीक है। अब कहानी क्या है कि बच्चों की कुछ हरकतें होती हैं दैट यू डोंट लाइक, ठीक है। अगर कोई सेंसिबल पर्सन है तो ऐसा जरूर होता है कि हाँ बच्चों की हरकतें पसंद नहीं है। बच्चे तो लगभग मुझे लगता है पसंद ही होते हैं सबको, अपने तो पसंद ही होते हैं, दूसरों की अलग बात है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है ना वो मी नहीं है, वो गोइंग टू द सिनेमा है। अब अगर गोइंग टू द सिनेमा ऑब्जेक्ट है तो हम उसे जेरेंट कहेंगे, पहली बात। अगर एक गोइंग टू द सिनेमा वर्ब की एनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट है तो हम इसे कहेंगे जेरेंट। वर्ब की एनजी फॉर्म जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करें नाउन का, वो जेरेंट होती है। तो अगर ऑब्जेक्ट डोंट लाइक वर्ब का वो हो गया, तो फिर इस मी की जरूरत तो है ही नहीं, हटा दो इसे। अब हमने मी हटा दिया, ठीक है, और हमने लिख दिया फादर डिडंट लाइक गोइंग टू द सिनेमा। अब एक चीज देखो, क्या हमने पहले कभी ऐसा डिस्कस किया कि मेन वर्ब के बाद लिखे गए नॉन फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट जो होता है वो मेन वर्ब का सब्जेक्ट ही हो जाता है? ऐसा डिस्कस किया कभी? पता ही नहीं, बावलों को मुंह पर उठाए बैठे हैं। क्या मेन वर्ब के बाद लिखे गए नॉन फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट जो होता है वो मेन वर्ब का ही सब्जेक्ट होता है? ये डिस्कस किया पहले या नहीं? नहीं किया तो समझ लो। अब सुन लो यहाँ पे, ये पहले कई बार डिस्कस किया होगा, समझे, लेकिन हम मूर्खों को कौन समझाए, कितना समझाए। ये डिडंट लाइक वर्ब है हमारी मेन, इसका सब्जेक्ट है फादर, तो इसके बाद जो नॉन फाइनाइट वर्ब लिखेंगे ना उसका भी सब्जेक्ट यही हो जाएगा। तो इसका मतलब लाइक नहीं करने वाला और सिनेमा जाने वाला पर्सन सेम है। अच्छा, वैसे सेम होना नहीं चाहिए, क्योंकि मान लो काम पे तो आदमी जबरदस्ती जाता है, नहीं उसका जाने का मन है लेकिन घर चलाना है तो काम पे जाना पड़ रहा है, लेकिन सिनेमा जाने की तो कोई मजबूरी भी नहीं हो सकती कि कोई जाना नहीं चाहता सिनेमा लेकिन फिर भी उसको मूवी देखने रोज जाना ही पड़ता है। ऐसा तो नहीं होता होगा। तो ये सेंटेंस अभी गलत है। अब कॉन्टेक्स्ट गलत हो गया, पहले ग्रामर गलत थी। तो अतः असल में क्या है कि सिनेमा जाने वाला पर्सन कोई और होगा, नहीं पसंद करने वाला कोई और होगा। तो हम क्या करेंगे, उस पर्सन को जो सिनेमा जाने का सब्जेक्ट है पजेसिव केस में इसके साथ डिटर्मिनर बना के लिख देंगे। तो बजाय कि उस मी को रिमूव करने के उसको डिटर्मिनर बना दो और ऐसे लिख दो फादर डिडंट लाइक माई गोइंग टू द सिनेमा। तो इसका मतलब हो गया सिनेमा जाने वाला पर्सन है आई, और नहीं पसंद करने वाले पर्सन है उसके पिताजी। तो इस छोटे से एग्जाम्पल से हमें यह समझना है कि यूज पजेसिव केसेस विद जेरेंट्स। अगर मान लो हम कभी वर्ब की आईएनजी फॉर्म को सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बना के लिखें और उसके साथ हमें कोई दूसरा नाउन या प्रोनाउन लिखना पड़े, तो पजेसिव केस में डिटर्मिनर बना के लिखना। अब देखो, जैसे हमने लिखा फादर डिडंट लाइक माई फ्रेंड, ठीक है, या फादर डिडंट लाइक माई जॉब, या फादर डिडंट लाइक माई बिहेवियर, ठीक है, फादर डिडंट लाइक माई मी गोइंग टू द सिनेमा। अब देखो, ये फ्रेंड नाउन है, जॉब नाउन है, बिहेवियर नाउन है। तो ये जो जेरेंड है ना, ये भी नाउन ही होता है। जेरेंड वर्ब की एनजी फॉर्म होती है जो नाउन का काम करती है, तो ये सारे नाउन है। अब अगर इन सारे नाउन्स के साथ हमने डिटर्मिनर लिखा तो इसके साथ ये प्रोनाउन क्यों लिख दिया? प्रोनाउन नाउन के साथ तो लिखा ही नहीं जाता, तो इसको हम डिटर्मिनर बना देंगे माई। तो जिस तरीके से ये है ना फादर डिडंट लाइक माई फ्रेंड, उसी तरीके से हो गया फादर डिडंट लाइक माई गोइंग टू द सिनेमा। तो जिस तरीके से हम बाकी नाउन्स के साथ पजेसिव केस लिखते हो वैसे जेरेंड के साथ भी लिखा करो, ये भी नाउन नहीं होता। अरे यार, दो तीन क्वेश्चन और लिखता हूं तुम्हारे लिए, अपने आप सही करना। They took advantage of us being polite. We shall object to him going abroad. You being careless can cost you this opportunity. The teacher did not
object to my using the calculator. It being tasty caused its extinction. हाँ बच्चे, क्या हुआ? सुमित देखियो, आवाज आ नहीं रही, वहां के स्पीकर तो खराब नहीं हो गया? बढ़ा दे एक बार। हाँ बेटा, क्या है? अबे क्या है हिले हुए? क्या है? हाँ? ऐसे बोल दूं? अबे हट, तुम्हें अकेले नहीं पढ़ाना ना बेटा, और भी बैच पढ़ाने। इट बीइंग टेस्टी कॉज इट्स एक्सटिंक्शन। एग्जाम्पल अपने आप लिखा करो। मैं एग्जाम्पल लिखते टाइम कई बार बोलता नहीं हूं क्योंकि आंसर निकल जाता है मुझसे, तो एग्जाम्पल अपने आप देख के लिखा करो। एग्जाम्पल लिखा चक्कर में मत बैठा करो। इट बीइंग टेस्टी कॉज इट्स एक्सटिंक्शन। ये चम्मच से खिलाने वाले हैं असल में, इन्हें उठा उठा के इनका हाथ पकड़ के लिखवाओ। क्या है यार, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो? इट बीइंग टेस्टी कॉज इट्स एक्सटिंक्शन। दे डिडंट अप्रूव ऑफ हिम मैरिंग दैट गर्ल। इंग्लिश की क्लास में देखा नहीं तुमने बहुत जगह पे क्या होता है? मैं जैसे अपना शुरू में आया तो मैंने देखा टीचर ने एक सेंटेंस लिखा, बच्चों को 5 मिनट दे के अब तुम लिख लो। तो जब तक टीचर लिख रहा था तो बच्चे देख रहे थे, फिर जब बच्चे लिख रहे हैं तो टीचर देख रहा है, फिर दोनों ने लिख लिया, फिर दोनों ही देख रहे हैं। अबे क्या सचुर पागल आदमी, 20-25 साल के हो, सटासट लिखो, सटासट सुनो, समझो, टाइम बचाओ, टाइम की वैल्यू समझो। अब पहले आदमी घर से अपने दूर पड़े हुए हैं, जितना टाइम कट जाए यहाँ मौज में उतना ही कट जाए। तो पहले एक लिख रहा, दूसरा देख रहा, फिर दूसरा लिख रहा, पहला देख रहा, फिर दोनों बैठ के देख रहे। हद है भाई। लोड लो थोड़ा शरीर पे। एक्सक्यूज मी इंटरप्टिंग यू। एक्सक्यूज मी इंटरप्टिंग यू। हरि ओम प्रभु दीनदयाल। वी शुड नॉट tolerate anyone coming late. दूसरा, everybody appreciated Mohan speaking the truth. ये देखो कुछ क्वेश्चंस है, इन्हें अपने आप पढ़ो, समझो, समझ में आए तो सही करो, फिर बाद में डिस्कस करते हैं। आ जाओ, हम दोनों भी देख ही रहे हैं लग रहा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन पढ़ो। दे टुक एडवांटेज ऑफ अस बीइंग पोलाइट। व्हाट डिड दे टेक एडवांटेज ऑफ? व्हाट डिड दे टेक एडवांटेज ऑफ?
किस चीज का फायदा उठाया उन्होंने? बीइंग पोलाइट, पोलाइट होने का फायदा उठाया। तो अगर बीइंग पोलाइट ऑफ प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट है तो ये जेरेंड हो गया। और हुज बीइंग पोलाइट, अब हमें इसे डिटरमिन करना पड़ेगा, हुज बीइंग पोलाइट। तो डिटरमिन करने के लिए डिटरमिनर लिखो आवर। तो डिटरमिनर जो होता है आवर होता है, अस जो होता है ऑब्जेक्टिव केस होता है। फिर हमने लिखा विच शैल ऑब्जेक्ट टू, व्हाट शैल बी ऑब्जेक्ट टू? हिम और गोइंग अब्रॉड। अब देखो अगर गोइंग अब्रॉड ना लिखा होता तब तो हम हिम ही मान लेते, वी शैल ऑब्जेक्ट टू हिम। लेकिन अगर गोइंग अब्रॉड लिख रखा तो फिर उसी को मानना पड़ेगा, नहीं तो वो मतलब फ्रेज हो जाएगी। तो जो गोइंग अब्रॉड है ना, यही इसका ऑब्जेक्ट होगा। वी शैल ऑब्जेक्ट टू गोइंग अब्रॉड, मतलब हम विदेश जाने को ऑब्जेक्ट करेंगे। अब जा कौन रहा है ये बताना है तो डिटरमिनर लिख दो, हु इज गोइंग अब्रॉड, तो हुज का रिप्लाई आ गया हिज। फिर हमने लिखा यू बीइंग केयरलेस कैन कॉस्ट यू दिस अपॉर्चुनिटी। अभी जो हमने लिखा कैन कॉस्ट यू दिस अपॉर्चुनिटी, इस प्रेडिकेट का सब्जेक्ट होता है ना। कैन कॉस्ट यू दिस अपॉर्चुनिटी, प्रेडिकेट का सब्जेक्ट क्या है? ये बात किसके लिए कही जा रही है? यू के लिए, बीइंग केयरलेस के लिए? बोर्डम बेचारे, इस प्रेडिकेट का सब्जेक्ट ही है बीइंग केयरलेस, मतलब वो बात इसको लेकर कही जा रही है कि केयरलेस होने की वजह से मौका जा भी सकता है। तो अगर बीइंग केयरलेस हमारा सब्जेक्ट है तो जेरेंड हो गया। जेरेंड से पहले पजेसिव केस के डिटरमिनर आएंगे, हुज बीइंग केयरलेस। तो हुज का रिप्लाई डिटरमिनर होते हैं पजेसिव केस के। अब डिटरमिनर योर होता है, यू तो होता नहीं है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे योर बीइंग केयरलेस। ये वाला क्वेश्चन किसी पेपर में आया शायद, द टीचर डिडंट ऑब्जेक्ट टू। ठीक है, अब जैसे हम लिखे द टीचर डिडंट ऑब्जेक्ट टू, व्हाट डिडंट द टीचर ऑब्जेक्ट टू? अच्छे तो सही लिख गया, एक मिनट, चलो ये सही लिख गया कुल मिला के, ठीक है, इसको नो एरर मान लेना। वैसे पेपर में आया तो उसमें मी लिखा था, उसको माई लिखना था, ठीक है। द टीचर डिडंट ऑब्जेक्ट टू यूजिंग द कैलकुलेटर, हुज यूजिंग द कैलकुलेटर, तो आंसर आ गया माई। नेक्स्ट पे जाओ, इट बीइंग टेस्टी कॉज इट्स एक्सटिंक्शन। अब देखो हमने लिखा कॉज इट्स एक्सटिंक्शन, ये प्रेडिकेट हो गया। कॉज इट्स एक्सटिंक्शन प्रेडिकेट का सब्जेक्ट क्या होगा एक बार देखना तो, बीइंग टेस्टी या इट? वैसे अगर मैं इसका तुम्हें रेफरेंस दूं तो मैं बता देता हूं, ये सेंटेंस डोडोस के बारे में लिखा जा रहा है। डोडो जानते हो? अबे डोडो जानते हो क्या होता है? बर्ड होते थे, फ्लाइटलेस बर्ड होते थे। अब फिलहाल में नहीं है, क्योंकि इंसान ने सारे खा डाले। ठीक है, एक तो फ्लाइटलेस था, उड़ नहीं पाता था, इस वजह से शिकार आसानी से हो जाता था। दूसरा इसकी एक कमी और भी थी, टेस्टी बहुत था। ठीक है, तो लोगों के घर लत लगी, बदतमीज होते हैं लोग, उन्हें अपने टेस्ट से मतलब है, दूसरा जान से चला गया। ठीक है, एक डोडो नहीं बचा दुनिया में, सारे खा डाले। तो खैर अब मोमोज के पीछे आज के लिए लगे हुए हाथ धो के, ठीक है। अरे छोड़ेंगे मोमोज भी नहीं सच रहे। इतना भीड़ लगाते हैं मोमो वाली दुकान पे सारे। मोमोज के देखो कितने स्टोर खुले हैं, हर कोने पे जहां देखो मोमोज मोमोज मोमोज। एक दिन वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, खा डालेंगे सबसे। खैर वो बात एक साइड। तो ये बात ना डोडो को लेकर कही गई, तो उसका जो टेस्टी होने का जो एट्रीब्यूट था ना, उसी की वजह से उसका एक्सटिंक्शन हो गया। तो कॉज इट्स एक्सटिंक्शन जो है ना, इसका सब्जेक्ट उसका बीइंग टेस्टी एट्रीब्यूट है। अगर ये बीइंग टेस्टी सब्जेक्ट है तो ये जेरेंड हो गया। जेरेंड से पहले पजेसिव केस आता है तो इट्स लिखना बिना अपॉस्ट्रोफी के, इट्स बीइंग टेस्टी। नेक्स्ट पे जाओ, द डिडंट अप्रूव ऑफ। अप्रूव ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को अपनी सहमति देना, रजामंदी देना, मतलब गेट एग्री। तो हमने लिखा द डिडंट अप्रूव ऑफ, व्हाट डिडंट दे गेट अप्रूव ऑफ? मैरिंग दैट गर्ल। अगर मैरिंग दैट गर्ल ऑब्जेक्ट है तो ये जेरेंड हो गया। अब जेरेंड से पहले आएगा हुज का रिप्लाई, हुज मैरिंग, तो आंसर आएगा हिज। फिर हमने लिखा एक्सक्यूज मी इंटरप्टिंग यू। अभी एक्सक्यूज और का हम ऑब्जेक्ट किसे माने, मी को या इंटरप्टिंग को? अब एक्सक्यूज का ऑब्जेक्ट क्या है, किसको एक्सक्यूज करने के लिए स्पीकर कह रहा है उसे? इंटरप्टिंग, मतलब किसी ने किसी को इंटरप्ट कर दिया, वो ये चाह रहा है कि वो उस काम को मतलब एक्सक्यूज कर दे, माइंड ना करे। तो ये जो एक्सक्यूज हो रहा है ना, इसका ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? ये एक्सक्यूज वर्ब जो है ना, इसका ऑब्जेक्ट है इंटरप्टिंग है। अगर ये इंटरप्टिंग इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो ये जेरेंड है, जेरेंड से पहले पजेसिव है। फिर हमने लिखा वी शुड नॉट टॉलरेट, व्हाट शुड नॉट बी टॉलरेट? क्या हमें टॉलरेट नहीं करना चाहिए? कमिंग लेट। अगर कमिंग लेट ऑब्जेक्ट हो गया तो जेरेंड हो गया, इससे पहले पजेसिव कैसा आएगा, तो लिखो एनीवंस, एनीवंस कमिंग लेट। नेक्स्ट पे आ जाओ, एवरीबडी एप्रिशिएटेड, व्हाट डिड एवरीबडी अप्रिशिएट? स्पीकिंग द ट्रूथ, एवरीबडी एप्रिशिएटेड स्पीकिंग द ट्रूथ, हुज? तो आंसर आ गया मोहन्स, मोहन्स स्पीकिंग द ट्रूथ। चलो जब इतनी बातें समझ ली तो क्वेश्चन और देखो, क्वेश्चन नंबर 11। वी फाउंड
हिम टॉकिंग वेरी डिस्टर्बिंग। दूसरा, वी फाउंड हिज स्विमिंग इन द पूल। हरि ओम प्रभु। अब जैसे हमने लिखा वी फाउंड हिम टॉकिंग वेरी डिस्टर्बिंग, वी फाउंड हिज स्विमिंग इन द पूल। अब यहाँ पे देखो, वी फाउंड वेरी डिस्टर्बिंग, व्हाट डिड वी फाइंड वेरी डिस्टर्बिंग? टॉकिंग और पर्सन? वैसे तो टॉकिंग होना चाहिए, डिस्टर्बिंग। तो जो टॉकिंग हमने कॉम्प्लीमेंट लिखा ना, वो कॉम्प्लीमेंट टॉकिंग, मतलब डिस्टर्बिंग जो हमने कॉम्प्लीमेंट लिखा वो टॉकिंग का है। ये डिस्टर्बिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने का काम करते हैं। तो ये जो डिस्टर्बिंग है ना, ये कॉम्प्लीमेंट टॉकिंग का है। तो अगर ये टॉकिंग हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो ये हिम तो गलत लिख दिया, या तो इसको हटाओ और नहीं तो इसको पजेसिव केस में लिखो हिज। वी फाउंड हिज टॉकिंग वेरी डिस्टर्बिंग। तो यहाँ पे जो टॉकिंग है वो हमारा ऑब्जेक्ट है फाउंड वर्ब का। तो चूंकि वो ऑब्जेक्ट है, हमने उसको जेरेंड मान लिया और उससे पहले पजेसिव केस हिज लिख दिया। लेकिन ये बात हम इस सेंटेंस में नहीं कह सकते कि वी फाउंड इन द पूल स्विमिंग। अभी जो स्विमिंग है ना, नोबडी फाइंड्स इन द पूल स्विमिंग। पूल में क्या मिला होगा, पर्सन या एक्शन? पर्सन। तो इसका ऑब्जेक्ट ही है। अब अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इसको डिटर्मिनर क्यों बना रखा है, इसको ऑब्जेक्टिव केस में लिखो हिम। तो ये हिम ऑब्जेक्ट हो गया। अच्छा, स्विमिंग इन द पूल जो हमने लिखा ना, ये डिस्क्रिप्शन है इस हिम का और ये जेरेंड नहीं है। अब हम इसे कहेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। तो ये जो हमने स्विमिंग लिखा है, ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म, सब्जेक्ट भी नहीं है, ऑब्जेक्ट भी नहीं है, एडजेक्टिव है जो कि हिम को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो हमने टॉकिंग लिखा था, ये हमारा ऑब्जेक्ट था, तो हम इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं, इसको हम जेरेंड कहेंगे। तो यहां से जो हमें सीखना वो ये कि हर एक वर्ब की आईएनजी फॉर्म जेरेंड नहीं होती। जेरेंड वही वर्ब की आईएनजी फॉर्म्स होती हैं जो सेंटेंस में नाउन के तरीके से यूज की जाए, या तो सब्जेक्ट होना के ऑब्जेक्ट होना के। नहीं तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म्स जो होती हैं वो प्रेजेंट पार्टिसिपल्स भी होती हैं और वो एडजेक्टिव का काम करती हैं। 13th क्वेश्चन से समझना। वी सॉ हिम हिज क्रॉसिंग द रोड। We saw him his crossing the road. What did we see? Person और action? क्या देखते हैं हम, पर्सन को या एक्शन को? पर्सन को। तो इसका मतलब इस क्रॉसिंग को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे जेरेंड? वो कट गई तब तक समझी में नहीं आ रहा, उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरेंड में घूम गया। इसे हम कहेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। अगर ये ऑब्जेक्ट होता तो हम इसे जेरेंड कहते हैं। अब अगर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है और प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव होते हैं, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट पर्सन हो गया। अगर पर्सन ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्टिव कैसे लिखो, ये लो हिज गलत हो गया। तो हमें इसको लिखना पड़ेगा वी सॉ हिम क्रॉसिंग द रोड। तो वर्ब के वही आईएनजी फॉर्म्स हमारी जेरेंड होती हैं जो या तो सेंटेंस का सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो। अब कैसे पता चलता है सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या ऑब्जेक्ट है? देखो, इतना तो अपने आप सीखना पड़ेगा। ये बातें हम शुरू से ही डिस्कस कर रहे हैं कि सब्जेक्ट क्या, ऑब्जेक्ट क्या, कॉम्प्लीमेंट क्या, प्रेडिकेट क्या। तो अब उनको ना अप्लाई करने का टाइम आ गया, मतलब अब वो जो हमने सीखा था उससे फायदा उठाने का टाइम है। खैर, बात यहाँ पे छोड़ता हूँ, एक छोटी सी चीज और बता देता हूँ। ये जो हम जेरेंड से पहले पजेसिव केस लिखकर सही कर रहे थे ना, इन सेंटेंसेस को सही करने का वैसे एक तरीका और भी होता है। एक तरीका ये होता है कि वो जो ऑब्जेक्टिव केस होता है उसको वर्ब का ऑब्जेक्ट रहने दो और जेरेंड को किसी प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना दो। जनरली वो प्रिपोजिशन फॉर होती है, ऐसे समझना। जैसे ये हमने सेंटेंस लिखा, ठीक है, वी शैल ऑब्जेक्ट टू हिज गोइंग अब्रॉड। अगर हम चाहें तो इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, वी शैल ऑब्जेक्ट टू हिम फॉर गोइंग अब्रॉड, ऐसे। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, हिम जो है ना, इसको हमने बनाया प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट इसका, और जो गोइंग जेरेंड था उसको हमने दूसरी प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना दिया। तो इसी तरीके से जैसे हमने लिखा, ये इसमें भी हम यही काम कर सकते हैं। ठीक है, ये जो हमने लिखा एक्सक्यूज माई इंटरप्टिंग यू, उसको भी लिख सकते थे एक्सक्यूज मी फॉर इंटरप्टिंग यू। तो मी को जो है वो ऑब्जेक्ट बना लो एक्सक्यूज का, और इंटरप्टिंग जो जेरेंड है उसको ऑब्जेक्ट बना दो प्रिपोजिशन का। तो कुछ सिचुएशंस ऐसी भी बन सकती हैं जहां पर अगर हम चाहें तो उस ऑब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव केस में रहने दें और जेरेंड से पहले पजेसिव केस लिख दें। ठीक है, इसको लिख सकते हैं वी शुड नॉट टॉलरेट एनीवन फॉर कमिंग लेट। ठीक है, एवरीबॉडी अप्रिशिएटेड मोहन फॉर स्पीकिंग द ट्रूथ, वगैरह वगैरह। चलो, तो ये अपना ध्यान रखना जो पढ़ा दिया।